दो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सॉरी सॉरी, लेट हो गया। रोजान थे लेट हो, आज मैं लेट हो गया। चलो आ जाओ, कोई नहीं, आज ही तो लेट हो यार, ये और मैं कौन देख रहे। आ जाओ। चित्तौड़गढ़ से राम 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 भाया, देशनोक से प्रणाम प्रणाम भाया। सर क्लास हो रही है, क्लास होगी 5 के। हाँ आ जाओ, आज को नहीं आऊंगा लड़कियां को नहीं आऊंगा, यहाँ कई जताऊंगा नहीं तो फिर हटा ही ध्यान रहे इवेंट। जपनाम जपनाम जपनाम, आओ आ गया। अमेरिका से प्रणाम रजिया। चलो आगे आगे सारा टेस्ट लेना है आज। कल दोबारा हम थोड़ा सा शेड्यूल तरीके से आएंगे, आपको बताया जाएगा कि ये हम इतनी तारीख तक इन चीजों को हम कंप्लीट करेंगे, यानी पूर्णतः शेड्यूल तरीके से बताऊंगा कल। आज तो मैं ऐसी टेस्ट ले लेता हूं, कल दिन में आके आपको शेड्यूल दूंगा कि इस शेड्यूल के तहत आप तैयारी करो। मुझे पता है आज मैं ऐसे ही ले लेता हूं टेस्ट, क्योंकि आज आपको महाराणा प्रताप के पास से प्रणाम करूं। प्रणाम भाया। तो किक है सिंधु सभ्यता। सर परीक्षा में विद्यार्थी अच्छा की भी रुक, किक है जल्दी करो। सर टेक्निकल टीम को पहले ही बोल दिया करो, बीच में वीडियो ना रोके। कौन रोके? जय बाबा की भाई, जय बाबा। सर टेक्निकल टीम ठीक है, चलें क्या? काशीपुर वाले बाबा की जय, हाँ निराला बाबा की जय हो। चलो बाबा जाने सबके मन की बात। चलो आ गए क्या सारे? चलो जो भी आए हैं ठीक है, कल हम दोबारा आपको शेड्यूल पेश करूंगा मैं। और आज आपको पता चल जाएगा कि जो टेस्ट लेने जा रहे हैं वो पुलिस लेवल का नहीं है, ये एक लेवल का पेपर है। एग्जाम एक लेवल के हिसाब से आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट किस लेवल का होगा। तो उसी लेवल से तैयारी करनी है आपको, बाकायदा टाइम दे दिया जाएगा, आराम से फुल टाइम मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। 2-2 3-3 दिन दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं फिर अपना टेस्ट। शायरी से शुरुआत करो, बाद में करांगा शायरी शुरुआत, पहले तू अपने टेस्ट ले ले। अच्छा एक एक क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है, रीट लेवल के क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड लेवल। और पहले ही बता देता हूं ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है, बाकायदा ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि सर ये क्या ऐसे आते हैं क्या, ये क्वेश्चन सारे आए हुए क्वेश्चन है। कहां से उठाए हैं वो भी मैं बता दूंगा, अगर पहले पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। सर जी पर्सनल मेरा भी, सर एक पर्सन मेरा, भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर हाँ है, द्वीपों सहित इतनी यहाँ है 6100 प्लस 1460। यदि अंडमान निकोबार अकेले 1962 है, कौन सो करे तू द्वीपों सहित, अरे बावड़ा 1962 अंडमान निकोबार गो सीमा को नहीं, क्षेत्रफल है वो। हाँ चटक मटक पांव लागू लागले। जैसे राजस्थान की स्थलीय सीमा की है 5920, जबकि राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,000। तो परिधि अलग चीज है, वो मैं था सही कर सकेगा, परिधि है क्षेत्रफल है वो। तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,000 है, जबकि राजस्थान की वो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है 5,920। कहां 5,920 और कहां 3,42,000। चलो बाद में करते हैं। चलो देखिए अच्छे क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब देना है अच्छे तरीके से कुछ, क्योंकि पेपर का लेवल यही रहता है, कुछ इजी रहते हैं कुछ टफ रहते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई है। बिल्कुल पहले तो, क्योंकि ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल की अगर उसने भाषा बदल दी, दो सब्जेक्ट हमारे ऐसे हैं, एक साइकोलॉजी और एक पॉलिटिकल, अगर इनमें अगर उसने भाषा बदल दी ना तो आप चक्करी काटते रहोगे। अब ये प्रश्न मैंने सीधा सीधा उठाया और ये प्रश्न सीधा सीधा सेकंड ग्रेड में उठा था, और यहां भी मैंने सीधा सीधा उठाया, बाकायदा एनसीईआरटी से उठाए मैंने, और एनसीईआरटी के लास्ट वाले क्वेश्चन ही ज्यादा उठते हैं। चलो बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई है, मूल अधिकारों संबंधी अध्याय में की गई है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक में की गई है, या मूल अधिकारों राज्य नीति निर्देश सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई है, या फिर संविधान के किसी भी अध्याय में नहीं है? बताइए बताइए, उत्तर लगाओ जल्दी से। बताइए। हाँ आज संविधान दिवस है, बिल्कुल बिल्कुल 26 नवंबर है।
कुछ जो अनुच्छेद थे वो लागू हो गए थे आज के दिन। हाँ, देखिए कहां पर पूर्णतः व्याख्या की गई है प्रस्तावना में, जिन आदर्शों प्रस्तावना में ये चीजें लिखी है, फिर इनकी व्याख्या कहां है? इन सारी चीजों की व्याख्या जो की गई है मूल अधिकारों में की गई है, नीति निदेशक तत्व के सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, वहां पर इनकी पहले प्रस्तावना में जिक्र है, फिर उनकी व्याख्या कहां है ये पूछ रहा है ये। तो इनकी व्याख्या है मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय के अंदर है। जिसने सी किया है उसका सही है, जिसने उधर कुछ किया है तो अभी तक उसने थोड़ा सा पॉलिटिकल को अच्छे से नहीं पढ़ा है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, ढंग से पढ़ना इन प्रश्नों को, बाकायदा मैंने सिर्फ ये सेकंड ग्रेड में आया था, सब चक्कर काटते फिरे थे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एसआई है या फिर सेकंड ग्रेड फैसिलिटी, रीट में तो इस तरीके से कम ही पूछते हैं। जो प्रस्तावना है भारत की संविधान की, ध्यान रहे संविधान की प्रस्तावना आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। जैसे हम भारत के लोग, भारत के यानी जी आप प्रतिज्ञा याद करया करता नहीं, उस तरीके से एक एक शब्द याद होना चाहिए प्रस्तावना का, क्योंकि प्रस्तावना से इतनी बार क्वेश्चन आया है सेकंड ग्रेड तक में, कई बार तो कुल शब्द तक पूछ लिए गए प्रस्तावना के अंदर, क्रम पूछ लिया गया। प्रस्तावना एज इट इज आपको याद होनी ही होनी चाहिए, जो हमारी किताब के पीछे लिखी होती है वो एज इट इज रट लेना। प्रस्तावना से कन्फर्म क्वेश्चन उठाता है सेकंड ग्रेड के अंदर। अब ये प्रश्न पढ़ो इसको, ये प्रस्तावना से उठाया उसने कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम। सेकंड ग्रेड में जब पहली बार आया था तब सोचा था बच्चों ने कि यार ऐसे क्वेश्चन भी, और बाकायदा एनसीईआरटी के लास्ट से सीधा सीधा ये क्वेश्चन उठाए। यानी ये शब्द है हमारी प्रस्तावना के अंदर भारत के, ये जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों का वो क्रम पूछ रहा है कि कौन सा पहले आएगा। अब वही कर पाएगा इस क्वेश्चन को जिसने संविधान की प्रस्तावना को रट रखा है। अगर आपने रट रखा है तो कर दोगे, वरना इन क्वेश्चनों का कोई मतलब। तब कह रहा हूं कि प्रस्तावना अच्छे से रट लेना, वहां से कहीं ना कहीं तुझे क्वेश्चन कन्फर्म आता है कभी ना कभी। हर बार सेकंड ग्रेड में तो फिक्स है एक प्रस्तावना से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। बताइए इसका उत्तर, फिर मैं देखता हूं कितने बच्चों ने अच्छे संविधान अच्छी पॉलिटिकल पढ़ रखी है। बताइए इसका उत्तर, बड़े ज्ञानी बनते हो। बताइए बताइए, ये प्रश्न आया हुआ है, सीधा सीधा उठाया हुआ है, एनसीईआरटी शेयर कर दो। आज पढ़ाओ को नहीं ना, आज टेस्ट लिया ताकि आपको पता चले कि आगे मेरे टेस्टों का लेवल क्या रहेगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य न्याय स्वतंत्रता व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की अखंडता बंधुता, ये शब्द इसी क्रम के आधार पे है, इसी क्रम से है। ढंग से रट लेना। कह दिया ना भारत की प्रस्तावना, कल मैं आऊंगा लाइव, उस समय आपकी याद होनी चाहिए पूरी की पूरी प्रस्तावना एज इट इज। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य न्याय स्वतंत्रता व्यक्तिगत राष्ट्र की बंधुता, पूरी याद होनी चाहिए पूरी की पूरी प्रस्तावना। यानी इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। जिसने बी किया उसका सही है, और जिसने नहीं किया वो कोई बात नहीं। ठीक है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? अब बहुतों के तो प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा, बहुतों के तो प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा कि भाई साहब पूछना क्या चाह रहा है। हां, कि जब संविधान लागू हुआ उस समय प्रस्तावना में क्या था वो पूछना चाह रहा है। बताओ उत्तर, बताइए। बताइए कितने अच्छे क्वेश्चन है ये पॉलिटिकली। हाँ, ज्योग्राफी की कल शुरू करेंगे, बीच में टेस्ट का भी तो कहा हुआ था। लोकतांत्रिक गणराज्य अकेला तो नहीं था भाई,
संपूर्ण प्रभुत्व धर्मनिरपेक्ष, ये कट जाएगा इससे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ये था शुरुआत में। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुतों के तो लैंग्वेज मुझे नहीं आई। ये प्रश्न भी उसने प्रस्तावना से उठा लिया, सीधा सीधा उठा लिया। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो लेवल ये देख लेना, आगे हम जो टेस्ट लेंगे उसका लेवल यही रहेगा, ठीक है। चलो एक इजी क्वेश्चन आ गया, ताकि थे भी राजी हो जाओ। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? अब सगड़ा पड़ेगा, टूटिए दड़म देसी और सारा सारा कर देगा। बताओ जल्दी से बताइए, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए, फिर आगे चलता हूं मैं। आप उत्तर लगा लीजिए इसमें। औरंगजेब जो है वो पूर्णतः सरिया या फिर कुरान के नियमों पे चलने वाला एक बादशाह था। अधिक सारे लगभग मुगल बादशाह जो थे जितने भी, वो सब छांटा मास्टर थे, लेकिन औरंगजेब जो है वो पूर्णतः कुरान के नियमों पे चलने वाला बादशाह था। औरंगजेब कभी शराब नहीं पीता था। 5 बार नमाज पढ़ना तो 5 बार नमाज पढ़ना। बाकी बादशाह का हरम लुगावाऊं भरिया रहता नहीं, बेगमाऊं इस्लाम में जितने रूल है उसी हिसाब से उसने किया, और उसी हिसाब से जैसे कुरान पढ़ना। और ये एकमात्र ऐसा बादशाह है मुगल बादशाह जो कभी खजाने से कुछ नहीं लेता था। यानी ये टोपियां सिलता था, टोपियां बनाया करता था, या फिर कुरान की आयतें लिखा करता था। उससे जितना भी खर्चा होता उससे अपना भरण पोषण करता था। यानी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, कौन सा मुगल बादशाह कुरान की आयतें बेच के अपना जीवन यापन करता था, तो ऐसा बादशाह था मुगल बादशाह। क्यों? क्योंकि ये लिखा है कि आदमी खुद कमा के खाना चाहिए, तो उस हिसाब से। तो पूर्णतः शरीयत के नियमों पे चलने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? जिंदा पीर भी कहा जाता है। तो जिंदा पीर किसका है? औरंगजेब का, ठीक है। भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा था? गुरुजी है कोई क्वेश्चन हो गया रो, कोई तरीको ही था रो। अरे मैं तो सीधा सीधा 6ठी 7वीं 8वीं 11वीं 12वीं किताबों उठा के ले आऊं। बताओ इसका उत्तर, बताओ इसका उत्तर कोई पॉलिटिकल का बच्चा ही बता सकता है। भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा? भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघीय संविधान किसने कहा? भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघीय संविधान किसने कहा? बताइए इसका उत्तर। और कोई इसके उत्तर बता रहे? आज भूगोल की क्लास नहीं, आज भूगोल की नहीं है। इसका उत्तर बता रहे हैं, 1-2 बच्चे ए आंसर बता रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। पूजा खत्री ने इसका उत्तर दिया है, कितनी अच्छी बात है। नेहा शर्मा ने गलत दिया है। जी ऑस्ट्रीन जो कि अमेरिका का था, उसने कहा था कि भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद कहा था। जी ऑस्ट्रीन, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? ये लो, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको एक ही टॉपिक दिया था, प्रस्तावना, और दिए हुए 5 दिन हो गए। अगर तुम 5 दिन में एक प्रस्तावना नहीं रट पाए तो लानत है। फिर तो कुछ नहीं दिया, फिर भी आपके क्वेश्चन गलत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था? बंधुत्व, प्रभुता, समानता, अखंडता। 75 भारतीय संविधान प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। यानी वो यही पूछ रहा है कि बाद में जोड़ा गया इनमें से कौन सा शब्द। तो बताइए, इस छठे का उत्तर बताइए, बताइए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। कल पूरा शेड्यूल लेके आऊंगा। कुछ बच्चे इसका उत्तर बता रहे। हाँ गुरुजी सुन लियो, सुना दे तो, सुनान खातर ही आ रही हूं। तो बताओ बताओ, बताइए। चलो देखिए, कोई बात नहीं। यानी 3 शब्द, क्योंकि इनका जिक्र बाद में फिर दोबारा फिर आएगा। देखो 3 शब्द जो है, एक तो है समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये जो शब्द है, रट लेना इनको। ये शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द बाद में जोड़े गए हैं, पहले नहीं थे। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा अखंडता। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छठे का उत्तर डी। जो बच्चे डी उत्तर दे रहे थे उनका सही है, जो नहीं दे रहे थे वो मैंने तो एक ही टॉपिक दिया था, उससे प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। तो
भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त, यानी हमारा शब्द धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष जोड़ दिया एक तरीके, यानी हमने पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा। तो भाई ये तो बताओ कि इस पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, बताइए। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, वो यही पूछ रहा है बस। ये चार ऑप्शन है कि भारत में अनेक धर्म है, या फिर भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, या फिर धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, या फिर भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। चार ऑप्शन है, आराम से सोच के बताओ कि जब हमने पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा है तो क्यों जोड़ा होगा, ऐसा क्या है इस शब्द में, इस शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। सातवें का उत्तर बताइए, बताइए। मेरी सुनो पहले, तेरी बातें सुनाऊंगा। बताओ। पटवार का लेवल तो यही रहेगा, पटवार और रीट का लेवल यही रहता है। बताइए उत्तर। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, हैं? क्या इस पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत का कोई धर्म नहीं है? ना ये कोई बोलते हैं हिंदू राष्ट्र हम कहते हैं, संविधान की ओर से ऐसा कुछ नहीं है, सभी धर्मों को समान भाव देता है, और किसी भी धर्म को एक तरीके से भारत में नहीं है, एक तरीके से तटस्थ नीति अपनाता है सभी धर्मों के प्रति। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म इसके लिए समान है। समझ गए आप, जैसे पाकिस्तान का धर्म है लेकिन भारत का कोई धर्म नहीं है। ठीक है गुरुजी, आगे चलो। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया? यह प्रश्न कई बार आया है, बार बार आया है। यानी किसमें, बेरुबारी विवाद, या एक के गोपालन विवाद, या प्रिवी प्रश्न विवाद, या फिर केशवानंद भारती विवाद। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है ये क्वेश्चन, बताइए। बताइए। विवाद उठ गया था कि प्रस्तावना जो है एक तरीके से वो भारत के संविधान का अंग है या नहीं। अगर अंग है तो इसमें चेंजिंग होनी चाहिए, फिर सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया अंग है, इसमें चेंजिंग कर सकते हैं प्रस्तावना में भी, तो वही पूछ रहा है, बताइए। शानदार शानदार क्वेश्चन है, गजब के। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, 1973 में है ये। भारतीय जीवन बीमा निगम विवाद में भी ऐसा ही आया था। गंगानगर वालों की तरफ से राम राम। राम राम भाई, कोई उत्तर तो बताओ। चलो, ये केशवानंद भारती विवाद है, ध्यान रखना इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कुछ बच्चे उत्तर दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी भी हमारे यहाँ क्लास ले रहे हैं। अच्छा, उन्होंने भी उत्तर दिया केशवानंद भारती। चलो, अच्छी बात है। चलो रिटराट निकाल दो फिर मंत्री जी। चलो चले फिर। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? वो अब ये क्वेश्चन जो है ना, कितना इजी क्वेश्चन है, फिर भी गलत करेंगे कि प्रागैतिहासिक या आग ऐतिहासिक या ऐतिहासिक या उत्तर ऐतिहासिक। मैंने एक सिंधु घाटी टॉपिक दिया था ना, हाँ बताइए, बताओ उत्तर, पता चले। पूनम जी राम राम। चलो पूनम जी हम राम राम ही कर ले, फिर बाद में थे उत्तर दे दिया। खीर बनाइए गुरुजी तारानगर। अच्छा कूल बॉस, कोरोना वायरस की बात कहकर कहीं पटवारी का एग्जाम स्थगित तो नहीं कर देंगे? आगे की काम है, अपनो पढ़नो काम है, अपन तो दिमाग लोड कौन देना अपन। बताओ भी इसका उत्तर बताओ। मेरा सही है 9B, 9 का बी। अरे वाह, हाँ हाँ, वाह वाह, कितना, ये आग ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। इसका उत्तर मेरे दोस्त बी है, बहुत बढ़िया। सुमेलित नहीं है हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एसआर राव, यानी ये खुदाई करने वालों के नाम पूछ रहा है। सूरकोटड़ा जेपी जोशी, धोलावीरा वीके थापर। इजी क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन आपको सभ्यता में क्या क्या रटना है इस चीज का भी ध्यान रखें। बताइए। सुमेलित नहीं है, जेपी जोशी वीके थापर, तो फिर तो धोलावीरा ही है इसका उत्तर तो। हाँ, इसका बताना।
10 का बताओ, 10 का। बताइए, ये बात है। ये कमेंट चल रहा को नहीं, रुक रहा है, एक लोचो की है। बताओ, लोथल एस आर राव, सूतकोड़ा जेपी जोशी, तो धोलावीरा हो जाएगा इसमें। डी, बिल्कुल कईयों ने डी उत्तर दिया है। बी, बी क्या दे रहे हैं, लोथल। एस आर राव, ये बी क्या दे रहे हो, लोथल एस आर राव। लोथल तो एस आर राव ही है, धोलावीरा है, बिल्कुल डी। अब मोहनजोदड़ो, देखो सिंधु घाटी की सबसे बड़े बड़े स्थान क्या मिले हैं, स्नानागार, अनानागार। देखो सभ्यता में क्या क्या रटना है, सभ्यता खोजकर्ता, समय, समय के बाद में मुख्य स्थान। अब ऐसे तो इसके 2500 स्थान है, कितने रटोगे। मुख्य मुख्य स्थान, जैसे पाकिस्तान के 3 स्थान है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चौहदरो। फिर भारत के कुछ स्थान जिसमें कालीबंगा है, बनवाली है, लोथल है, रोपड़ है। फिर गुजरात के 2-3 एक स्थान है। उनको स्थान, जगह, नदी, उत्खनन करता, कोई विशेष बात है तो बस इतना ही रटना है, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। तो ये पूछ रहा है, जैसे हड़प्पा से सबसे बड़ी इमारत 2 है, स्नानागार, अनानागार। तो ये पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार मिला या फिर सबसे बड़ा अनानागार मिला, बताइए। ग्यारहवीं का ये, ठीक है। बाथरूम, हाँ बाथरूम है, बड़ा बड़ा नाउनगर है, कोई बात नहीं, बड़े बड़ा नाउनगर, ठीक है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, अच्छा क्वेश्चन है, कितने इजी इजी, ये इजी लग रहे हैं लेकिन गलत करेंगे सारे। प्रकृति की शक्तियों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, ग्रामीण खेती या जाति आधारित समाज। लो बताओ उत्तर, बताओ बताओ इसका उत्तर। इसका उत्तर बताओ 12वें का, कितने इजी क्वेश्चन है। दूरिना ऐप पर डाउनलोड वीडियो कितने दिन तक रह सकता है, जब तक तू अपडेट वगैरह नहीं करेगा तब तक चलेगा आराम से। देखो टाब्रो, देखो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, मतलब आज की तरह नगरपालिकाएं तक थी, उनकी कूड़ादान तक रखे हुए हैं। उनकी सबसे अच्छी चीज है उनका व्यवस्थित शहरी जीवन। जबकि वैदिक सभ्यता क्या थी, ग्रामीण थी, जो टॉपिक आपका आगे दिया जाएगा। यानी इनका मूल था व्यवस्थित शहरी जीवन। बी, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थान, यानी हड़प्पा में भारत का सबसे बड़ा स्थान कहां पर मिला है, सर्वाधिक स्थान मिले हैं गुजरात में। सबसे बड़ा कौन सा है, कि आलमगीरपुर है या कालीबंगा है या लोथल है या राखी गढ़ी है। कितना इजी क्वेश्चन है, बताइए। काशीपुर वाले बाबा की जय हो। अरे उत्तर बता दो, 13वां उत्तर बताओ। कितने इजी इजी क्वेश्चन है, लग रहे हैं ना। हाँ ऐसे आएंगे, फिर को गुर्जा कराइडा को नहीं आया। प्रकृति की शक्तियों की पूजा नहीं है, इसका उत्तर बताओ। अब देखो, भारत में वैसे तो धोलावीरा भी है, लेकिन वो तब है जब स्टेडियम को जोड़ दे, वरना अगर सीधा क्वेश्चन पूछे तो सिंधु घाटी का सर्वाधिक स्थान गुजरात में मिले, जबकि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थान है राखी गढ़ी, हरियाणा के अंदर है, ठीक है। सिंधु सभ्यता में महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। बताओ भी, बड़ा बड़ा नाउनगर गठू मिले, नाउनगर सगड़ा सागे नया करता, बताओ बताओ बताओ। गुरुजी 17-18 आपकी वीडियो बहुत देखे, वक्त मिलता है तो देखता हूं। रीड 2018 में इंग्लिश से चयन हो गए, चलो कोई नहीं, राखी गड्डी। इसका उत्तर बताओ। तावरो बड्डा बड्डा नाउनगर तो मिला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मरेड़ांगो टीलो। कोई मर गयो 2 आगे 2 पीछे, यानी 2 कितना हो गया 22 हो गया, 2 आगे 2। तो ये जो सभ्यता है इसका उत्खनन 1922 में हुआ था। फिर एक पथ से ले गए उसे, इस तरीके से एक पूरा सूत्र बताया था मैंने, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद करना उसको। तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में प्रमुख थे, मुद्रा, कांसे के औजार, जौ या कपास। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये सोच आधारित, पढ़ा हुआ कितना है उस पर डिपेंड करता है। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन, बताइए, पता तो चले तुम्हारा। नाम लो सर जी, नाम बाद में लेंगे, आर्य सुल्ताना।
सर मुझे एसआई का कोर्स लेना है, ले ले तो क्या बात है एसआई। सर मैं आपका फैन हूं, थैंक यू थैंक यू। तो टाबरो के पूछे कपास यानी बेबी कपड़ा पेरा करता एंड अभी जानवर इतनी कौन फिरता, वहां कपास को सीडन कहा जाता था। तो मुख्य उत्पादक कौन सा, कपास। कर्क रेखा निम्न से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, जो करंट में जो टॉपिक चलता है उसके क्वेश्चन निश्चित डाले जाएंगे, इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर जल्दी से लगाओ फिर मैं बता देता हूं। रीट पटवार वाले इनको ढंग से पढ़ लेना। बताइए 16,000 बुक, हाँ 16,000 बुक भी है, वहां से भी उठाएंगे। कर्क रेखा के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजर, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, त्रिपुरा। अरे कर्क रेखा उड़ीसा का क्या लिंक हुआ यार, उड़ीसा से तो वो गुजरती है 82.5 डिग्री जपनाम। मरकत द्वीप, और कितना अच्छा क्वेश्चन है, एमरोल्ड आइलैंड के नाम से कौन से द्वीप को जाना जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। मरकत द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान दमन द्वीप या फिर न्यूमूर द्वीप। न्यूमूर द्वीप जो है वो भारत का नया द्वीप है, न्यू न्यू माने नयो। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा यार, ये मुझे पता है, कुछ बच्चे इसका गलत बताएंगे। सर सब इंस्पेक्टर ऑफ फॉर्म 18 ईयर से अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं 21 से 25 होती है उसकी एज, 21 से 25। 18 साल को यार सब इंस्पेक्टर बन गए तो मेरा सब इंस्पेक्टर थाने का इंचार्ज होता है, वो थाने का मालिक होता है, 2 स्टार लगते हैं उसके नीचे कांस्टेबल काम करते हैं, एक हेड कांस्टेबल होता है, एक एएसआई होता है। 18 साल में बनू हो रही होगी तो इतना लगा लोग अंडर में काम करवाओगे तो 18 साल को हो गए है। गरगा तेरी मानने को नहीं, गरगा तेन 5,000 रुपया दे, बाजार कौन भेज दे, तू 18 साल की उम्र में देख तू है, पुलिस आ रहा काम अंडर में रखा हुए हैं, तो थोड़ी बहुत एज तो होनी चाहिए। 21 साल, 21 से 25 एज होती है, बाकी छूट होती है इसमें, ठीक है। कोई नहीं 2-3 साल और वेट कर ले यार। बाबा जाने सबके मन की बात, काशीपुर वाले चौधरी साहब बाड़मेर पढ़ ले, उत्तर बता दे करो। हाँ गुरु जी मारा बारिश हुआ, एक खाली इन्हें बेटे। हाँ तो मरकत द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप को कहा जाता है। अरे लक्षद्वीप नहीं, अंडमान निकोबार ने, अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप कहा जाता है, ठीक है। भारतीय मानक समय निम्न से किस स्थान से स्थानीय समय को दर्शाता है, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इलाहाबाद। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो, इलाहाबाद के नैनो शहर से नहीं गुजरती कि भारतीय मानक समय रेखा, अभी तो करवाए यार फिर भी तुम गलत करोगे, तो इसके कहां से, इलाहाबाद से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है, ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो बताओ। कन्याकुमारी, अगाती, इंदिरा पॉइंट या मिनी कोई, बताइए बताइए। इसका उत्तर बताओ बताओ। न्यू दिल्ली है। अरे बेटी का बापो प्रश्न पढ़ तो लेकर अगलो पूछे कि सावल देखो भूमध्य रेखा पूछे, ये भगवान के करा टावरा में, ठीक है। आप तो है कर्क रेखा, और भारत के यहां से लगभग 700-800 किलोमीटर दूर यहां से गुजरती है भूमध्य रेखा। तो तू सोच क्या नजदीक होगी, दिल्ली गए वही गट्ठे, दिल्ली कर्क रेखा कौन पूछ रहे हो, भूमध्य रेखा पूछ रहे हो, तो कौन सा होगा इसमें, ओज को अट्ठे भारत को एक पॉइंट है नहीं, इंदिरा पॉइंट है। क्यों, क्योंकि इंदिरा पॉइंट 6-4 पर है, 6 डिग्री 4 यहीं से शुरू होता है, और भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, तो पहली पहुंच 6-4 को नहीं होगोगे, इंदिरा पॉइंट है। थाने कितनों समझाऊं, प्रश्न तो पढ़ ले करो, अगलो पूछ रहे हो कि नीले से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है, कहते हैं ना समुद्र तल से इस क्षेत्र की ऊंचाई इतनी है, तो बताइए भारत का समुद्र तल कहां से नापा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, और कल मैंने लिखवाया भी था, बताइए नोट्सों में लिखवाया भी था। अजय मीणा पढ़ ले। सर ऑफर कब तक आएगा, अब तो यार ऑफर कद नई साल पर ही ध्यान, कोई बहानो भी तो कोई नहीं। 876 किलोमीटर दूर, बिल्कुल संदीप कुमार, कर्क रेखा भारत से 876 किलोमीटर दूर है। अरे वो एक ध्यान रखना, वो मैंने बता दिया पाकिस्तान से 4 स्टेट लगते हैं, तो ध्यान रखना, अब जम्मू स्टेट नहीं है, केंद्र शासित है, तो एक तरीके से 3 स्टेट हो जाए, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, जहां जहां कश्मीर लग रहा है, ठीक है। रीट का कोर्स लेना ले ले यार, कोई कोर्स होता ना, कौन मना करे यार। चेन्नई उत्तर है, सबने दिया है।
निम्नलिखित से किसने राजपूताना की देशी रियासतों से 1817-18 की अधीनस्थ संधि बातचीत की थी? यानी एक तरीके से 1857 की संधियों में साइन करने वाला अंग्रेजों की ओर से अधिकारी कौन था? 2-3 जगह को छोड़ के सब जगह एक ही अधिकारी ने हस्ताक्षर किए थे। नाम बताओ, बताओ, एक बार नाम ले लियो। कौन लिया? बाद में लिया, बताओ। तो चार्ल्स मेटकोप, अंग्रेजों की ओर से सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला चार्ल्स मेटकोप है। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य, सबसे पहले अंतिम सिर, सबसे पहले कै करौली, फिर कै कोटा, पूर्ण शर्तों सहित कोटा, वैसे करौली, अंत में सिरोही। तो सबसे अंत में सहायक संधि किसने की थी? सिरोही। मुझे पता है ये प्रश्न किसी की गलत नहीं होगी। अंग्रेजों में संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य, इन चारों में प्रथम कौन है? तो बता दिया, सबसे पहले करौली, फिर कोटा, तो ऑटोमेटिक इनको में कौन हो गया? कोटा। कितने शानदार क्वेश्चन है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी वो कह रहा है क्या आलमगीर यूपी में है, क्या बनवाली हरियाणा में है, क्या दाइमाबाद महाराष्ट्र में, क्या राखी गढ़ी राजस्थान है? कौन सा सही नहीं है? तो इसने ऑप्शन सही नहीं डाले। क्यों? क्योंकि बाकी बनवाली हरियाणा में है, आलमगीर यूपी में, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, यह आलमगीर सिंधु घाटी का पूर्व में अंतिम स्थान है, दाइमाबाद दक्षिण का उत्तम स्थान है, ऊपर मुन्नो है, और ये है राखी गढ़ी, सॉरी ये राखी गढ़ी। तो जाहिर सी बात है राखी गढ़ी राजस्थान में नहीं है। ठीक है, राखी गढ़ी ओके हरियाणा में बताया था ना थोड़ी देर पहले। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्व जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। अच्छा क्वेश्चन है भी, क्वेश्चन सारे अच्छे अच्छे डाले। आज पता चलेगा तुम्हें कितने सही किए, मैं पूछूंगा पता चलेगा। बताओ इसका उत्तर। वैसे तो इसका उत्तर होना चाहिए बर्टन बंधु। क्यों? क्योंकि जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी बर्टन बंधुओं के नेता, तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बोल दगड़ निकले, बोल रेलवे लाइन में काम ले लो। लेकिन इन ऑप्शनों के आधार पे अगर हम सही माने तो फिर एक कन्नी घम को हमें सही मानना पड़ेगा, यानी 25वें का उत्तर हो गया ए। सबसे पहले सिंधु घाटी नाम किसने दिया? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ सिंधु घाटी नाम किसने दिया? मार्शल। इतिहास की बेस्ट बुक बताओ। सब बेस्ट ही यार, कौन सी लिया, क्या फर्क पड़ता है। तो ध्यान रहे सिंधु घाटी नाम जो है वो जॉन मार्शल ने दिया था। ठीक है, सिंधु घाटी नाम जॉन मार्शल ने दिया था। हाँ कोई आए जाए, अरे तो हाँ कन्नी कम, चलो कौन सा हो गया? जॉन मार्शल। एक ये एक दो आ जाए किताब में गलतियां करे बेचारा, अब पुलिस सारी किताब है, कोई गलती करे बेचारा, लेन कौन दी नुकसान है उठा रंग। अब वो 16,000 में अब कोई एक दो गलती आ जाए नहीं, 16,000 क्वेश्चन है मुना, मतलब खुद को 15, 20, 30 क्वेश्चन तो गलत आवेगा। 16,000 में 15, 20, 30 तो आविया होगा। अब 15, 20, 30 है आवे भी सब सुधार कर दे, लेकिन 15, 20, 30 आई बिना रही कौन बोला किंगी बुक ली तू, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है मुना, तो 15, 20 आवे ही आवेगा, चाहे कितनों ही सुधार कर लियो, कितनों ही, क्योंकि मानव स्वभाव है ऑब्जेक्टिव में गलती हुए बिना रही कोई। पुलिस वाली में थी 30, 40 थी जो मैंने सही करवा दिए थे, बाद की बुक में वो 30, 40। अब यार 10,000 में 30, 40 गलत तो होंगे ही होंगे, 16,000 में भी 5, 10 गलत तो होंगे, मुझे पता है, मैं खुद ही स्वीकार करूंगा। मन पता है कि 5, 10 तो वही होगा, घणों ही 3, 3, 4, 4 रीडिंग मारेडी है, लेकिन फिर भी होएगा। हाँ चलो, ये कौन हो गया? जॉन मार्शल ने नाम दिया था सिंधु घाटी। लोथल व गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, किस नदी से जुड़ा हुआ है? भीमा नदी, भोगवा नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। अरे वाह, एक बच्चे ने बता ही दिया भोगवा नदी, अरे वाह, बता दिया ना। सभ्यता के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है मैं पहले ही बता चुका हूं। निम्नलिखित से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? शिव की, मातर देवी, विष्णु या पिंपल? इसका उत्तर बताओ, बताओ। 16,000 कद्दा होगी, कद्दी आएगी, कहीं तो लपट गया ही बताने लग गया गणती। चलो 16,000 में 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन होंगे भैया, सीधी सी बात है। और मैं ये नहीं कहता कि मेरी जिसकी भी किसी की भी खरीदो 5, 10, 15, 20 गलतियां आएगी, पहले ही बता, किसी की ले लेना चाहिए ऑब्जेक्टिव बुके। तो सिंधु घाटी में शिव बताया था ना, तांडव मुद्रा में नटराज की मूर्ति, इसका मतलब शिव को पूजते थे। मातृस्थात्मक समाज तो था ही, और पिंपल वृक्ष की भी थी, लेकिन विष्णु का कहीं कोई उल्लेख नहीं है।
निम्नलिखित से हड़प्पा सभ्यता में कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त था? अरे वाह, 29 नंबर, 3 भागों में कौन सा विभक्त था? धोलावीरा में एक स्टेडियम है। धोलावीरा मतलब दोनों, दोइजे क्या हम खेल में, खेल मतलब स्टेडियम। कहां से स्टेडियम मिला है? धोलावीरा। इतो दोयो के 3 भागा में बंट गयो। बाकी सिंधु घाटी का प्रत्येक नगर 2 भागों में बटा हुआ है, ये भाग 3 भाग में बटा हुआ। कौन सा? धोलावीरा। भारत में घोड़े का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला? अच्छा क्वेश्चन है। यानी सिंधु घाटी के लोग अगर आपसे पूछ ले तो किससे परिचित नहीं थे? तो गाय से नहीं थे। घोड़े को उन्हें नॉलेज जरूर था, वैसे घोड़े से भी नहीं थे, घोड़ा ये पालते नहीं थे, लेकिन घोड़े के बारे में थोड़ा बहुत इनको नॉलेज था। हो सकता है कोई उधर वाली साइड से आया होगा, जैसे हम लोग हाथी पालते नहीं लेकिन हाथी का हमें नॉलेज तो है, बस वही बात है। तो कहां से मिले घोड़े के अवशेष? धोलावीरा नहीं, ये सूरकोटड़ा, गुजरात, सूरकोटड़ा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है। किस हड़प्पा स्थल पर सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है? अरे वाह, सूती कपड़ा, एक सूत्र से बताया था मैंने, ये सूती कपड़ा एक सूत्र से भी बताया था। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऐसा ही रहेगा आगे के पेपरों में भी। मोहनजोदड़ो मरेडांगो टीलो मरताई कफन ल्याणो पड़ो, कफन क्या सूती कपड़े को। तो कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल को हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में है, राखीगढ़ी बनवाली। ये केकरेर है। अच्छा, नीचे दिया है कूट के रूप में, मैं वो 2 क्या दे दिया? बताओ उत्तर बताओ जल्दी से इसका, बताओ, बताइए। 32वें का उत्तर 2 है इसमें, और नीचे कूट दिया 1 2 2 3, तो नीचे वाला उत्तर देना, यहां से मत दे देना। कौन कौन से स्थान हरियाणा में है वो देखो, नीचे ऑप्शन दिए गए। तो हरियाणा में बनवाली हरियाणा में है, और राखीगढ़ी भी हरियाणा में, यानी 1 और 3 सी उत्तर होगा इसका, 1 और 3। कहां से प्राप्त मुहरों पर सुमेरियन नावों के चित्रांकन? और तेरी की तो खतरनाक क्वेश्चन है भाई साहब, ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते अब की बार पेपर टफ लिया, क्योंकि आप रीट और पटवार की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी लेवल अपना, उसी हिसाब से अपना लेवल तैयार करो। सर एक बार लाइक कर दियो, कर दिया। बताओ उत्तर बताओ। बताओ। तो ध्यान रहे, सुमेरियन नावों के चित्र जो मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले, यानी 33वें का उत्तर होगा बी, मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे की अस्थि पंजर मिला है? वैसे तो जो ऐप के ऊपर मैंने करवाया वहां तो सब कुछ बताया हुआ है। हाँ बताइए, लोथल से युगम मिला है, इसका उत्तर बताओ। अब पता चले आप कितना पढ़ा था, क्या पढ़ा था। फिर कल आऊंगा मैं पूरा टाइम टेबल लेके, फिर करूंगा मैं आपसे बात, ऐसे काम नहीं चलेगा आपका। सोलह 16,000 वाली वो पुलिस की है। अरे पुलिस ये भर्ती को नहीं गई, मेरा गलत, कोई नहीं, गलत हो गया तो सही हो जाएगा। तो 34वें का हो जाएगा, लोथल से एक युगम समाधान मिला है, चावल के अवशेष मिले हैं लोथल से। ठीक है। आलमगीर किस नदी के किनारे है? एकदम इजी क्वेश्चन, यमुना, हिंडन, रामगंगा, उत्सवी। आलमगीर जो है वो किस नदी के किनारे है? वो है हिंडन नदी के किनारे। बताइए आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही हुए? क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि आप सभी रीट और पटवार के बच्चे हो, तो आपके कितने आ रहे हैं? और ये जो क्वेश्चन थे वो रीट और पटवार लेवल के क्वेश्चन थे। बताइए अब 34 कालीबंगा। ठीक है, बताइए, बताइए भी, बताइए कितने आपके सही हो रहे हैं? 35 में से कितने सही हुए हैं? पता तो चले आपका। पुलिस में जहां सेंटर आया था उसे पूरे रूम में यूनिक कोड नहीं बनवाए तो सर हमारी कॉपी चेक होगी कि नहीं? अगर आपके सेंटर के यूनिट कोड है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये गलती सेंटर की आपकी है ही नहीं।
आप कब कोर्ट जा सकते हो किसी भी मैटर पे। जैसे आपने रोल नंबर गलत भरे, ये विभाग की गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। तुम कोर्ट कैसे जाओगे? क्योंकि आप पुलिस इनको भर्तियों को आप कोर्ट में ले जाओगे आप अपनी गलती करके। लेकिन पहली बात तो ये गलती है सेंटर वालों की, लेकिन इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। भले आपने सेंटर कोड नहीं भरे होंगे, फिर भी कॉपी चेक होगी। कॉपी में सिर्फ आपके रोल नंबर और आपके पेपर की सीरीज सही होनी चाहिए। बाकी आपने कुछ भी भर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी चीज कभी चेक होती ही नहीं। कैसे? क्योंकि मैंने भी तो पुलिस का पेपर करवाया था, तब मुझे पता है। पेपर लाके हमने सीधा बांट दिया, फिर बोले कि क्रम उसे देना था, लेकिन हमने बिना क्रम दिया। बहुत पहले की बात है, 12वाड़ी की बात है वो शायद। तो बाद में बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने सही कर दिया। जिस भी क्रम का आया, जिसे किसी का डी आया तो उसने डी से शुरू कर दिया, तो उसने ओएमआर में भी डी भर दिया। लेकिन वो क्रम से अगर शुरुआत से शुरू नहीं किया, जैसे पेपर बांटना तो था उधर से, हमने इधर से बांट दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास सी का आया, आपका सी भरा हुआ होना चाहिए, आपके रोल नंबर सही होने चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। आपके अगर सेंटर कोड नहीं दिया होगा, आपका पेपर चेक होगा, सेंटर कोड का कोई मतलब नहीं होता, भले आपने कुछ भी भर दिया होगा सेंटर कोड। जरूरी दो ही चीजें होती है, आपकी पेपर की सीरीज और आपकी रोल नंबर, वो सही होनी चाहिए बस। हाँ, 27 सही, 15 सही, 30 सही, यानी गलत होंगे, क्योंकि पेपर का एक लेवल है। कल मैं इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, कल से अच्छी तरीके से हम तैयारी करेंगे, ठीक है। ध्यान रहे, मैं टॉपिक बताऊंगा, टॉपिक में अच्छा भला आपको टाइम दूंगा, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो तो ये गलती आपकी है, मेरी नहीं है। तो जिसके 30 से ऊपर आ रहे हैं वो तो A1 है। इस पेपर में 30 से ऊपर आना बहुत ही अच्छी बात है, यानी आपकी अच्छी तैयारी है। बस आप अब सही ट्रैक पर चलते रहो, इधर उधर अपना ध्यान भंग न करके सही ट्रैक पर चलो। जिसके 30 से ऊपर आ रहे हैं, 26, 27, 28 आ रहे हैं, वो भी सही है। क्योंकि आपको अचानक से टेस्ट ले लिया मैंने, तो कल से हम शेड्यूल वाइज टेस्ट लेंगे। मैं एक शेड्यूल डालूंगा और उसी शेड्यूल के अधीन हम काम करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट।